वेल, वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हरे कृष्ण भागवत एक बार फिर आपके पास हूँ और मैं आज क्लास 12 के जो पहला चैप्टर है उसके अंदर के पार्ट 3 के साथ मैं आया हूँ, जो कि चैप्टर है हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो आइए देखते हैं कि इस पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इससे पहले के 2 चैप्टर में आपने बहुत कुछ अच्छे ढंग से इसको पढ़ा, इसकी चीज़ों को समझा है। तो आइए देखते हैं कि इस तीसरे पार्ट में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में भी हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के साथ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही पढ़ेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, जिसमें हम बात करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी देखा था, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स को ही पढ़ रहे थे। आज हम 2 मुख्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे, 2 मोड्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और उसके बाद जैसा हमारे हर चैप्टर में हुआ करता है, चैप्टर के अंत में हमारे पास चेक पॉइंट्स होते हैं, तो फिर चेक पॉइंट्स के साथ इस वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ सकेंगे। हम बात करते हैं क्या है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर से उसको एक बारी दोहरा लिया जाए। It is the mode of reproduction in which the only one parent or the individual can able to produce a large number of progenies. It is common among the unicellular organism, especially those belongs to kingdom Monera and Protista. It also seen among the other type of organism having simple grade of organization like sponges. So, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियोज़ में पढ़ रखा है, हम पहले से इस बात को जानते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, जिसके अंदर एक सिंगल पेरेंट होते हैं जो एक से अधिक इंडिविजुअल को जन्म देने के लिए कैपेबल होते हैं, प्रोजेनीज को। और ऐसी क्रिया जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वह मुख्य रूप से किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के सदस्यों में देखी जाती है, जिनकी जो शारीरिक संरचना होती है वह या तो यूनिसेलुलर होती है या सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसा कि स्पॉन्जेस में देखा जाता है। तो आगे हम देखते हैं। इसके बाद बात हम करेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। तो उस मोड्स में हमने पढ़ा है, हमने पिछले वाले भाग में पढ़ रखा था फिजन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में। इस भाग में हम पढ़ेंगे स्पाइरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोपगेशन और टिश्यू कल्चर को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं स्पाइरुलेशन क्या होता है। स्पाइरुलेशन क्रिया जो है वो कैसी है। It is the most common among mode of reproduction among algae and fungi and in some lower bryophytes and pteridophytes। मतलब लोअर ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा अलगी जो कि प्लांट्स है उसके अंदर पाया जाता है। हालांकि फंजाई को अब 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में अलग कर दिया गया है। जब तक कोपलैंड ने 1952 में और 56 में जब कोपलैंड ने अपना 4 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, तब तक फंजाई कहाँ था। फंजाई वॉज प्लेस्ड अमंग प्लांट्स इन थैलोफाइट्स, अमंग विद थैलोफाइट्स मीन्स एल्गी के साथ। लेकिन जब विटिकर आए तो उन्होंने इसे अलग करा और एक नया किंगडम बनाया। मीन्स 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सबसे लेटेस्ट किंगडम जो है वो किंगडम फंजाई है, जैसा कि आपको पहले से पता है। तो हम बात कर रहे थे किस चीज़ की, स्पाइरुलेशन की। तो एल्गी में यह कई प्रकार का होता है, लेकिन यह यहाँ पर हम 3 मुख्य प्रकार के बारे में बात करेंगे। एक है स्पोरोंजियोस्पोर, जूस्पोर और कोनिडियोस्पोर। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है स्पोरोंजियोस्पोर्स। स्पोरोंजियोस्पोर्स क्या होता है। हियर द फुटिंग बॉडी इज कॉल्ड स्पोंजिया। ये बड़ा ही सिंपल बॉडी होता है, एक फिलामेंट्स के साथ, एक ओवल स्ट्रक्चर के साथ एक बॉडी बनता है जिसे स्पोंजिया कहा जाता है। यह कैसा होता है, क्लब लाइक मीन्स गदा के जैसा स्ट्रक्चर होता है, विच इज़ अंडर फेवरेबल कंडीशन ब्रश टू रिलीज स्पोर्स। इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं जो कई बार आपस में बटकर जो न्यूक्लियस होते हैं कई बार बढ़ते हैं और फिर वो आपस में एक कवर बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जो सेल के ऊपर वो कवर बनाते हैं और वे स्पोर्स कहलाते हैं। और ये स्पोर्स फिर फेवरेबल कंडीशन में ब्रस्ट होकर एक नए जीव का रूप ले लेते हैं। तो दीज आर स्मॉल। ये कैसे होते हैं, स्मॉल ओवल अंडाकार होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, दे आर वेरी वेरी स्मॉल इन शेप एंड साइज। So microscopic in structure and are non-motile. They are non-motile usually, and their dispersal occurs due to air. Means air के द्वारा इनका डिस्पर्सल होता है। जैसे एग्जाम्पल फ्यू मेंबर ऑफ मैक्सोफाइसी। मैक्सोफाइसी एक सदस्य है किसका, अलगी का, उसके अंदर यह देखा जाता है। हम फिर बात करते हैं जूस्पोर्स।
जू का अर्थ होता है एनिमल, यानी स्पोर्ट्स मीन्स द एनिमल स्पोर्ट्स। तो एनिमल स्पोर्ट्स तो ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन क्यों इसे एनिमल स्पोर्ट्स कहा जाता है? क्योंकि इससे पहले वाले में हमने देखा कि वह स्पोर मूव नहीं करता, लेकिन यह जो स्पोर है ये मूव करता है, ये मोटाइल है, इसलिए इसे हमने जू स्पोर कहा है। बिकॉज मोबिलिटी इज और लोकोमोशन इज मेनली कंसर्न विद एनिमल, नो, जैसा हमको दिखता है। तो हियर इन दिस केस थ्रू अ स्पेशल फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड जूस्पोरंजिया द जूस्पोर्स आर फॉर्म। The zoospores are microscopic oval motile structures which with one or more or one, two or more flagella through which it moves from one place to another। जैसे फॉर एग्जांपल एज केस ऑफ ओडोगोनियम। ओडोगोनियम में क्या है, जो उसके स्पोर्स होते हैं उनके अंदर फ्लैजेला होता है। आपको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो लोकोमोशन होता है वह फ्लैजेला या सीलिया की सहायता से होता है, और हायर ऑर्गेनिज्म में मसल्स की सहायता से होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जिनके अंदर ये जो स्पोर्स बनते हैं इनके अंदर फ्लैजेला पाया जाता है। तो दे आर फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर, सो दे मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जूस्पोर्स। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कोनिडियोस्पोर्स। कोनिडियोस्पोर्स क्या होते हैं? लगभग देखिए ये सबका स्ट्रक्चर मोर और लेस सेम ही होता है, लेकिन एक विशेष परिस्थिति और इन्वायरमेंटल कंडीशन में पाए जाने के हिसाब से इनका अलग अलग नाम रखा गया। कोनिडियोस्पोर कैसा होता है? हियर द फ्रूटिंग बॉडी इज कोनिडियोस्पोर। कोनिडियोफोर, जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसे फोर कहते हैं, PHORE, फोर, जो डंठल होती है जिससे ये लगा होता है। एंड द कोनिडिया और द कोनिडियोस्पोर्स आर रिलीज्ड बाय पिंचिंग ऑफ प्रोसेस फ्रॉम द टिप ऑफ द कोनिडियोफोर, फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम। देखिए पेनिसिलियम नोटेटम, जैसा कि आपको इसके बारे में पता है, यह भी एक फंजाई है। इसके अंदर कैसा होता है, तो आप फ्रूटिंग बॉडी कैसे होती है कि जैसे आप देखते हैं जैसे लोई, आटे का जो डो होता है उससे हम छोटे छोटे रोटी के लिए जो हम डो लेते हैं, तो जिस तरह से वो डो को कलेक्ट करते हैं उस बड़े डो से, उस प्रोसेस को हम पिंचिंग ऑफ प्रोसेस कहते हैं। और इस पिंचिंग ऑफ प्रोसेस की तरह कोनिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। बड़ा सिंपल प्रोसेस है। और इसके बाद हम बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन की। ये तो रह गया हमारा स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन के बारे में। हम नेक्स्ट बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ही पुराना, जब से मानव का सिविलाइजेशन हुआ है तब से मानव पौधों के विकास के लिए, या जब से उनको इसके बारे में समझ में आया है, तब से वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन करता आ रहा है। आप हम सब कभी न कभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन किया ही है। जैसे कहीं किसी को मौका मिला, भी गुलाब की टहनी काट लिया और कहीं उसको किसी दूसरी जगह पर लगा दिया, तो वो एक नई पौध हो गई। तो इस तरह से इसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अर्थ होता है। वेजिटेटिव का अर्थ होता है जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के। तो फ्लावर को छोड़कर जो भी पार्ट होता है फ्लावर के अंदर, प्लांट के अंदर, वो क्या कहलाता है? वेजिटेटिव पार्ट। तो वेजिटेटिव propagation is the development of new plant from the vegetative part of the parental plant like root, stem, leaves and their modifications। मतलब रूट, स्टेम, लीव्स और उनके मॉडिफिकेशन से यदि आप इस चीज़ के बारे में, नई जीवों को, नए पौधे को बनाते हैं, तो उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है। आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो टिश्यू कल्चर है वह भी एक प्रकार का वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, क्योंकि उसमें हम लोग सेल का कलेक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो सोमेटिक सेल होता है ना। इसके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ रखा है, दैट इज़, यदि जैसा हमने इसमें यहाँ पर कोट भी करा है कि रिमेंबर मॉर्फोलॉजी एंड देयर मॉडिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 में, क्लास 11 में आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ रखा है। तो ये चीज़ें हैं। या और मेरी यदि आप वीडियो 11 क्लास की जब आप देखेंगे जिसके अंदर इस चीज़ के बारे में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में दिया, तो वहाँ पर भी आप इसके बारे में समझ सकते हैं ना। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं किस तरह से, जैसे रूट्स के बारे में बात करें तो रूट में स्वीट पोटैटो में बड़ा सिंपल है। स्वीट पोटैटो में बहुत सारे रूटलेट्स होते हैं और छोटे छोटे रूट्स के नोड्यूल्स होते हैं। इन नोड्यूल्स को अगर मेन प्लांट से अलग कर यदि कहीं और निरूपित कर दिया जाए या प्लेस्ड कर दिया जाए तो ये एक नए पौधे को जन्म दे देते हैं। यदि स्टेम के बारे में बात करें तो रनर, जैसे साइनोडॉन, दूब, हथिया घास जिसको कहते हैं। शक्कर मिंट में, पुदीना में होता है। ट्यूबर पोटैटो में, जैसे आलू में क्या होता है, आप कभी गाँव में जाएँ तो जो आलू की पौध होती है वो कैसे लगाई जाती है, जो पुराने आलू होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे दाने संरचना बन जाती है, और एक आइज़ की संरचना होती है जो कि स्टेम है। एक्चुअली पोटैटो इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम। तो उसके कई टुकड़े कर दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को जहाँ जहाँ लगाया जाता है वहाँ एक नए आलू का पौधा लग जाता है। राइजोम, जैसे कि जिंजर के केस में, जिंजर में, हल्दी में, इन सब चीज़ में राइजोम पाया जाता है। बल्ब, ओनियन, जैसा कि आप जानते हैं, दीज आर डन आइदर बाई कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग। ये सारी चीज़ें, सारी विधियों के बारे में आप बहुत कुछ 10th क्लास में भी पढ़ रखा है और 11th में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जितना ये है ये काफ़ी है यहाँ पर के लिए ना।
अब हम बात करते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो, जैसा कि हमारा पहले से ही रहता है कि हमारा एक चेक पॉइंट्स होता है, कुछ बेसिक चीज़ों को दोहरा लेने का एक मौका मिलता है हम लोगों को। तो यहाँ पर हम देखें कि इनलिस्ट 2 प्रश्न हमने आपके लिए छोड़े हैं। इनलिस्ट द मेजर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड द सेकंड वन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पाइरुलेशन। तो इन दो प्रश्नों का उत्तर आप ज़रूर बनाकर आप मेरे को भेजें। यदि आप भेजना चाहते हैं तो मेरे मेल के द्वारा मेरे को भेज सकते हैं, और इन सब चीज़ों के बारे में और अधिक जानकारी यदि लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आया, आपको मेरी बातें यदि समझ में आती हैं, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ इसी तरह से बने रहें। मैं फिर अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम इसके